नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश जिसका नाम है निवेश की एबीसीडी। और हर हफ्ते हम आपको मिलाते हैं बाजार की एक ऐसी आवाज़ से, निवेश के जगत के एक ऐसे नाम से जो आपके पोर्टफोलियो में और आपके निवेश के पूरे सफ़र में आपका साथ देते हैं अपने अनुभव के साथ और अपनी एनालिसिस के ज़रिए। तो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं रमेश मंत्री, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर व्हाइट ओक। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और रमेश, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि शो जो है उसका नाम निवेश की एबीसीडी है, तो बहुत बारीकी में और आसान भाषा में हम तमाम पहलू जो होते हैं निवेश को लेकर, बाजार को लेकर, ये समझाएंगे दर्शकों को। बाजार की जो मौजूदा मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है, भले ही आप एफआईआईज़ की बिकवाली की बात कर लें, या आप मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर लें, या आप तिमाही नतीजों की बात कर लें जो हमने आते हुए देखे हैं, क्या बाजार की चाल किस आधार पर फिलहाल हमें किस ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि एक ऐसा समय है जहां पर आने वाले कुछ समय में रमेश, हम जो ग्लोबल ट्रिगर्स है या ग्लोबल क्यूज़ हैं वो कम होता हुआ देखेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा छुट्टियों का एक माहौल रहेगा, तो हमें काफ़ी हद तक हमारे घरेलू ट्रिगर्स पर ही कामकाज करना होगा। बट उसके अलावा अगर मैं ओवरऑल बाजार की एक चाल समझना चाहूँ तो आप उसको क्या कहेंगे? उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, बट क्या अभी भी अंडरटोन बुलिश है या आपको लग रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पर बेयर्स अब पकड़ रहे हैं चाल को? तो जो अंडरटोन है वो मिक्स्ड है। एक एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है विच इज महाराष्ट्र इलेक्शंस, क्योंकि इससे जो जून में एक लेसर कॉन्फिडेंस था बोथ ऑन द कि पार्लियामेंट में क्या होगा और गवर्नमेंट का खुद का कॉन्फिडेंस। एंड महाराष्ट्र इज सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट है। तो इसमें डिसाइसिव विक्ट्री फॉर द ये जो रूलिंग पार्टी को मिली है, उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड वो अपनी जो ग्रोथ की पॉलिसीज हैं वो परस्यू कर पाएंगे। सो अभी दे कैन वो अपनी पॉलिटिक्स पे कम और ग्रोथ और इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिसेंट डेवलपमेंट है। एंड जो नेगेटिव डेवलपमेंट है पिछले लास्ट 6 महीने में और पर्टिकुलरली ये क्वार्टर में, हमने काफी वीक अर्निंग सीजन देखी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी काफी स्लो डाउन हो गई है। उसका एक कारण समझ में आता है एंड वो सॉल्व भी किया जा सकता है। वो कारण है कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो पहले हाफ में इस फाइनेंशियल ईयर में काफी वीक रही है। ये 2019 में भी हुआ था कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग काफी कम थी और सेकेंड हाफ में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग काफी इंप्रूव हो गई थी। तो इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग सेकेंड हाफ में इंप्रूव होगी और इससे इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। बट ये सब कहते हुए भी आई वुड से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके ये लगता है कि सिग्नल मिक्स है। देर आर पॉजिटिव डेवलपमेंट है बट इकोनॉमिक वीकनेस और वीक अर्निंग सीजन, ये भी ट्रू है फैक्ट्स। तो आपकी बातचीत से क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि आने वाला वक्त बाजार के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है? जिस तरह के हमने तिमाही नतीजे आते हुए देखे हैं, आगे बाजार के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर बजट भी होगा मेरे ख्याल से। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप के लिहाज से अगर मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहूँ आपको, तो सफ़र इतना आसान नहीं है आने वाले कुछ समय। देखिए, हमने 4 साल की अच्छी तेजी देखी है कोविड की रिकवरी के बाद में बाजार में। एंड कैगर रिटर्न्स अभी भी बहुत सॉलिड है। स्मॉल कैप मिड कैप ने ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखा है 4 साल में। अब वहां पे एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है बहुत सारे स्टॉक्स में, तो यहां से वैसे रिटर्न बनना मुश्किल है। सो थोड़ा बाजार में एक्सपेक्टेड है स्मॉल कैप मिड कैप में पार्टली करेक्शन होगा, पार्टली कंसोलिडेशन होगा, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिलीवरी हो नहीं रही है, कंपनी के रिजल्ट्स नहीं आ रही है। तो मैं पर्टिकुलरली स्मॉल कैप में लिटिल मोर कॉशियस हूँ। मिड कैप में भी आई थिंक बैलेंस ठीक है। आई थिंक जो बाजार में रियल वैल्यू है जहां पे पैसा लगाना चाहिए वो है लार्ज कैप्स। इंडिया का जो पैसा जा रहा है वो चाइना से compete नहीं कर रहा, वो पैसा जा रहा है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में एक्सपेक्टेशन है कि विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से कि वहां पे काफी प्रो बिजनेस ग्रोथ पॉलिसीज रहेगी, इसलिए लोग अमेरिका को ज्यादा अट्रैक्टिव मान रहे हैं और अभी तो इसलिए पैसा वहां जा रहा है। तो जब तक या
इंडिया में पैसा तब आएगा या तो हमारा ग्रोथ इंप्रूव होगा या वैल्यूएशन करेक्ट होंगे। वैल्यूएशन थोड़े करेक्ट हो गए हैं, बट जो ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी है वो इंप्रूव होने की जरूरत है। एंड ये देखा जाएगा सेकेंड हाफ में क्या होता है जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग आती है। तो वी हैव टू गेट ग्रोथ बैक। ऑलराइट, अब इसके अलावा थोड़ा सा हम सेक्टर स्पेसिफिक और आपके हाउस व्यूज़ पर भी बात करना चाहते हैं। पहले तो आपका हाउस व्यू अक्रॉस सेक्टर्स क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है रमेश, और किस तरह से आपने अपनी चाल बदली है, अपने एक्सपोजर को बदला है सेक्टर्स में, और जहां पर आप थे वहां पे अगर आपने एग्जिट लिया है तो क्यों लिया है? तो जैसे कि मैं यदि वैसे, बिकॉज हम फंड हाउस हैं, हम बॉटम अप इन्वेस्टर्स हैं, मेरा हाउस भी इस बात से बनता है कि कहाँ हमें आज बाजार में अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसका मतलब है जहाँ फंडामेंटल अच्छे हैं और वैल्यूएशंस अच्छे हैं। तो उसकी बात करूं तो सबसे अट्रैक्टिव जो सेक्टर है, जहाँ पे दो सेक्टर है जहाँ पे फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन फिर भी या अट्रैक्टिव है या नॉर्मल है, वो है एक तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर और दूसरा है फार्मा एंड हेल्थ केयर। यहाँ पे अभी भी फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं दोनों सेक्टर्स में, एंड वैल्यूएशंस बीएफएसआई में तो अभी भी अट्रैक्टिव है, और फार्मा में ये रैली इस साल रैली हुई है, उसके बाद भी अभी भी नॉर्मल वैल्यूएशंस है। तो ये दोनों सेक्टर हमें बॉटम अप ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए हमारा पोर्टफोलियो यहाँ पे ओवरवेट है। एक दूसरा सेक्टर जहाँ काफी फंडामेंटल इंप्रूव हो सकते हैं यदि अमेरिका में ग्रोथ आ जाता है, और जो अमेरिका में जो एक्सपेक्टेशन है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की से कि काफी प्रो ग्रोथ पॉलिसीज रहेगी, वो है आईटी सेक्टर। क्योंकि 60% प्लस रेवेन्यू आईटी सेक्टर कंपनीज का अमेरिका से आता है। सो ये तीन सेक्टर है जहां कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग लगते हैं। जहां से हमने कैपिटल निकाला है या वहां एक्सपोजर कट किया है, जो थीम्स कुछ काफी बाजार में हॉट हो गई हैं, जहां एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, जैसे कि डिफेंस है। डिफेंस में हमने काफी अपना एक्सपोजर कम कर दिया है क्योंकि अब वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग है, अगेन वाइल फंडामेंटल्स ठीक है बट एक्सपेक्टेशंस बाजार की बहुत ज्यादा है। एंड वाइल हमें पावर सेक्टर अभी भी अट्रैक्टिव लगता है, बट उसके अंदर में पावर सेक्टर में बहुत सारी डिफरेंट सेगमेंट्स है। कुछ सेक्टर सेगमेंट्स हमें जहां लगता है कि वहां प्रॉफिट सस्टेनेबल नहीं है, वहां से हमने एक्सपोजर काटा है या वहां पैसा डालना नहीं चाहते। और पावर के अंदर में भी ऐसी सेगमेंट्स है जहां पे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, वहां हम अभी भी कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं। ओके। थोड़ा सा जिस तरह से हमने यूएस का एक मैंडेट आता हुआ देखा है, और अब उस मैंडेट के बाद हम क्या क्या बदलाव देखेंगे इक्विटी बाजार में या क्रॉस एसेट क्लासेस, इस पर थोड़ा सा मैं समय चाहती हूँ कि आप दें, समझाएं दर्शकों को। जो मैंडेट आया है उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के लिए अच्छी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर भारत पर अगर असर पड़ भी रहा है तो बहुत कम असर पड़ रहा है। अब भारत के संदर्भ में अच्छी बातें क्या क्या हो सकती हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि देखिए जब भी इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो आपको टाइम होराइजन लंबा रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कौन कौन से फैक्टर्स उस टाइम होराइजन में प्ले आउट कर रहे हैं उनकी ओर आप आंख बंद कर लें। इवन इफ आपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी गोल ओरिएंटेड बना के रखी हुई है तो भी जो आपके मार्केट के ट्रिगर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अच्छी बातें कौन कौन सी है यूएस के मैंडेट से, जरा वो बताइए। देखिए, इंडिया अमेरिका के साथ बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस रन करता है। हमारे एक्सपोर्ट्स उनसे इंपोर्ट से काफी ज्यादा है। तो यदि अमेरिका में ग्रोथ इंप्रूव होता है तो वो इंडिया के लिए फायदा है, इंडियन इकोनॉमी के लिए। क्योंकि यदि आपकी कस्टमर की आपकी डिमांड बढ़ती है तो आपके धंधे के लिए तो अच्छा है, क्योंकि हम तो सप्लायर हैं। एंड इंडिया की जो दो बिगेस्ट इंडस्ट्रीज जहां पे हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है, जो है आईटी और फार्मा, वहाँ इंडिया का मेन कस्टमर है अमेरिका। तो एज ये दोनों सेक्टर के फंडामेंटल इंप्रूव होते हैं, आईटी तो डिमांड इंप्रूव होगा। फार्मा के अंदर में अमेरिका अपनी जो डिपेंडेंस है जियोपॉलिटिकल रीजन से, चाइना पे काफी डिपेंडेंस है, वो उनकी जो नई लॉ आई है बायो सिक्योर एक्ट, उसके अंतर्गत अपनी सप्लाई चेन को चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाहता है। और बिकॉज इंडिया वर्ल्ड की फार्मा फैक्ट्री है, हम काफी वेल पोजिशन है इस पॉलिसी से बेनिफिट करने के लिए। एंड यूएस
इकोनॉमी वैसे भी ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन होती है। यदि वहां वो इंजन रिव अप करता है, स्पीड पकड़ता है, तो सारी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को फायदा होगा। इन टर्म्स ऑफ जो नेगेटिव्स हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हो रही हैं कि कुछ टैरिफ्स लगाया जाएगी। आई थिंक ज्यादातर टैरिफ्स चाइना के खिलाफ टारगेटेड है। एक बात हो गई है कि इमिग्रेशन जो अलाउ होता है, वो इलीगल इमिग्रेंट्स बंद किए जाएंगे। आई थिंक लीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इवन यदि इमिग्रेशन वीजा कम मिलते हैं यूएस में, विच इंडियन आईटी सर्विसेज को इम्पैक्ट होगा, मेरे हिसाब से इंडिया को नुकसान नहीं होगा उससे, क्योंकि यूएस के पास में टेक वर्कर्स है ही नहीं। वहां टेक वर्कर्स का अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इतना लो है कि उनके पास चॉइस नहीं है। यदि लोग अमेरिका में नहीं काम करेंगे तो काम आउटसोर्स होगा, और जब आउटसोर्स होगा तो इंडिया का तो 60% मार्केट शेयर है, तो वो धंधा तो हमें आना ही है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा कोई इंडिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। ऑलराइट रमेश, अब क्योंकि हम पोर्टफोलियो लेवल पर बातचीत भी कर रहे हैं और ऐसे में बहुत सारी इनोवेशंस हम देख रहे हैं फंड हाउसेस कर रही हैं। रेगुलेटर भी चाहता है कि इन्वेस्टर्स तरह तरह के निवेश में खासतौर से जो इक्विटी बाजार से जुड़े हुए हैं उनके साथ आगे आए बढ़ें। हमने एआईएफ और पीएमएस में दिलचस्पी रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक नई कैटेगरी का लॉन्च होते हुए देखा है, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स का फ़ायदा हो सकता है उसमें। अब मुझे ये समझना है कि हम एक तो ऐसे इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं जो कि पोस्ट पैंडेमिक हमने नए आते हुए देखे हैं। ये नए तरह के निवेशक ही हैं रमेश, हम कहें तो उन्होंने कभी एक बाजार की उतार चढ़ाव को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, अनुभव नहीं किया है। भले ही वो इम्पोर्टेंस समझते हैं कि आप बाज़ार से जुड़ जाइए, आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो इन्वेस्टमेंट के लॉजिक को समझते हैं, क्योंकि बाज़ार में अब तक एकदम से लंबा सेशन गिरावट का उन्होंने आता हुआ नहीं देखा है। अब वो निवेशक पैसे लगाना भी चाहते हैं, उनके पास नए नए इनोवेटिव थीम्स भी हैं। जो डेटा भी आता है एम्फी का, पता चलता है हमें कि लोग थीमैटिक और सेक्टोरल की ओर ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें एक्सपेरिमेंट करना है। अब ऐसे में जो नई क्लास उभर के आई है जहाँ पे वो पैसे लगा सकते हैं, ऑप्शन के तौर पे बहुत बेहतरीन है, लेकिन अब चॉइस इतनी ज़्यादा आपके पास हो गई है कि शायद आपके लिए क्या ज़रूरी है आप समझ नहीं पाएंगे। और उससे भी ज़्यादा इन सब एक्सपेरिमेंट्स को, इनोवेशंस को अपने पोर्टफोलियो में आपको कब शामिल करना चाहिए? आपका एक कोर पोर्टफोलियो तो अभी तक बना ही नहीं है, बिकॉज आपने अभी ही कदम रखा है। कैसे समझाएंगे? मैंने बहुत सारे सवाल आपको एक ही सवाल में पूछ दिए हैं, बताइएगा। नहीं, देखिए, आई थिंक जो पहला प्रॉब्लम है ना सब इन्वेस्टर के साथ में, कि वाइल फाइनेंशियल मैनेजमेंट या लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर समवंस इन देयर लाइफ टाइम, हमारे एजुकेशन सिस्टम में उनको किसी को सिखाया नहीं जाता कि अपनी सेविंग्स को कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। सिर्फ आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, उसका फॉर्मूला स्कूल में सिखा दिया जाता है, पर कुछ शिक्षा नहीं दी जाती, जबकि ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट होता है, पर किसी को सिखाया नहीं जाता। दूसरा, आई थिंक एक चीज समझने की जरूरत है कि जो इस जनरेशन के लोग आ रहे हैं, पहले जनरेशन के लोगों ने काफी लाइफ में स्केर्सिटी देखी थी, लिमिटेड सेविंग्स देखी थी, तो वो हमेशा कॉशियस होते थे। अब इस जनरेशन के जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, यंग एज में अच्छी सैलरी होती है, उन पे फाइनेंशियल बर्डन फैमिली का कम होता है, सो दे आर मोर कॉन्फिडेंट एंड दैट इज व्हाई दे इन्वेस्ट इन इक्विटी, एंड ऑफ कोर्स मोर एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि आज से 20 साल पहले म्यूचुअल फंड क्या है या इक्विटी को समझना छोटी जगह पे बहुत मुश्किल था। आज बिकॉज ऑफ शोज लाइक आपका जैसा शो है, और जो इंटरनेट का एकदम इंडिया में हर हर पर्सन के फोन पे इंटरनेट है, अवेयरनेस इस बहुत आसान हो गई है। सो वो इसलिए ये कल्चर वाइड स्प्रेड हो गया है। नाउ क्वेश्चन, और यंग एज में हमेशा कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, आप अपने अपने आप में बिलीव करते हो, रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज्यादा होती है, तो यू अक्सर है हम नई चीजें ट्राई करेंगे, वेरी नेचुरल है, हमने भी अपने एज पे यही किया है। सो आई वुड से इट्स वेरी नेचुरल। नाउ इसका करने का तरीका आई वुड से इज, फर्स्ट, सबको अपना कुछ समय, एटलीस्ट मेरे हिसाब से महीने में 2-3 घंटे अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेसी में इंप्रूव करने के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है, इंक्लूडिंग वॉचिंग शोज लाइक दिस, सो दैट वो अपनी अवेयरनेस क्रिएट करे।
सेकेंड, आई थिंक एज उनकी वेल्थ ग्रो करें, सबको एक एडवाइजर की जरूरत है, किसी को हैंड होल्ड करने की जरूरत है। देखिए, जब आपको जुकाम होती है, माइनर फीवर होता है, तो आप खुद अपना इलाज कर सकते हो। बट जैसे आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रो करती है, पोर्टफोलियो ग्रो करता है, यू नीड एन एडवाइजर। ये बहुत जरूरी है। सो बोथ इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एजुकेशन एंड एडवाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म। ऑलराइट। अपने पोर्टफोलियो में फिलहाल क्या समय है इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी को जगह देने का? क्या कहते हैं आप, अगर किसी को डाइवर्सिफाई करना हो तो? देखिए, इंटरनेशनल इक्विटी तभी मैटर होता है जब आपका पोर्टफोलियो एक सर्टन क्रिटिकल लेवल पे चला गया है। यदि छोटा पोर्टफोलियो है, देन इंटरनेशनल इक्विटी का कोई मतलब उससे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। ये लाइफ में क्या होता है ना, इनिशियल ईयर्स में आपका पोर्टफोलियो रिलेटिव टू योर अर्निंग पोटेंशियल हमेशा छोटा होगा। At the age of 40 onwards, typically for people, then the portfolio starts becoming important relative to their earning potential. I think only once the portfolio becomes sizable, you should start thinking of diversification. Early years में diversification करना कोई खास फायदा नहीं होता है. But international equities have a role in a proper portfolio. ऑलराइट। चलिए अब थोड़ा सा हम चर्चा को आने वाले वक्त में किसी को अगर कोई पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना हो अक्रॉस मार्केट कैप्स, जैसे शुरुआत में आपने जवाब दे दिया है कि लार्ज कैप हैवी आप हो सकते हो, लेकिन लार्ज कैप हैवी होने में भी आपको मिड कैप स्मॉल कैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो किस तरह से अपना एक्सपोजर आप जो है डिसाइड करें अक्रॉस मार्केट कैप्स? आपके पोर्टफोलियो को अगर बूस्ट देनी है तो डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप का तड़का तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन वो कितनी मात्रा में आपको देना चाहिए? ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट, आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है रमेश, जहाँ पर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पहुंच चुके हैं, 6 महीने तक का रिटर्न अगर आप देखें, लास्ट 6 मंथ का रिटर्न आपको अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन पिछले अगर 1 साल का आप रिटर्न देखें तो उसमें आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाई देगा मिड कैप स्मॉल कैप में। फ़ायदा हो रहा है तो मैं क्या करूं? मुझे वो फ़ायदा मिड कैप स्मॉल कैप में बांध लेना चाहिए, बांध के मैं लार्ज कैप्स में चली जाऊं? मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, अब कैसे रीएलोकेट करूं अपने फंड्स को? देखिए, एक जेनरिक आंसर तो देना मुश्किल है, क्योंकि डिपेंड कौन से क्लाइंट का क्या एक्सपोजर है स्मॉल कैप मिड कैप में। एंड आई एग्री विथ यू, इस कंट्री में बहुत स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ के लिए आपको लार्ज कैप एक्सपोजर भी चाहिए और स्मॉल और मिड भी चाहिए। बट आई वुड से एट दिस पॉइंट, यदि आपको पर्टिकुलरली नया पैसा लगाना है तो वो पैसा भी लार्ज कैप में लगाइए। और यदि आप रियलाइज करते हैं कि आपका स्मॉल मिड का पोर्टफोलियो लेट्स से 40% के अबाव है, तो देन इट इज उससे ज्यादा मत लीजिए। आई वुड से 65-35 is usually a good balance at this level between large cap and small and mid combined. That is the right balance. And अक्सर ये एक्सपोजर आपको फ्लेक्सी कैप फंड से मिल जाएगा बाजार में। ऑलराइट। ये जो सवाल मैं पूछने वाली हूँ, ऑब्वियसली इस पर कोई खास जवाब आप देना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी अब हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जो क्रेज़ है वो बढ़ने वाला है। अब जैसे कि ट्रंप ने भी बोल दिया है कि उसको बहुत तवज्जो दी जाएगी, और रैली तो हम देख ही रहे हैं बिटकॉइन में जो नए उच्चतम स्तर तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर यूएस से एक ऐसा आता है मैसेज के क्रिप्टो सेंटर स्टेज लेने वाला है, तो बाकी देश और बाकी इकॉनमीज भी रमेश उस पर काम करना चाहेंगे, उस ओर बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर इंटरेस्ट वहां पे जाएगा। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा इक्विटी में लगने वाला पैसा कम से कम क्रिप्टो में चला जाए, तो वहां कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। अब तक हमारे पास एक रेगुलेटरी मैंडेट नहीं है इसको लेकर, लीगल टेंडर के तौर हम उसको नहीं देखते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए जहां पर निवेशकों का झुकाव इक्विटी की ओर भी है और क्रिप्टो और बिटकॉइन जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर भी है? मुझे क्रिप्टो समझ में नहीं आता, तो मैं पोजीशन में नहीं हूँ उस पर कमेंट करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन इस तरह के एसेट्स को कैसे देखा जाए फिर? पोर्टफोलियो के लेवल पर हमें कितना निवेश करना चाहिए, कितना बचना चाहिए? देखिए, जैसे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो इज अल्टरनेट करेंसी, राइट। जैसे डॉलर है, पाउंड है, येन है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से गोल्ड भी एक्चुअली एक अल्टरनेट करेंसी है। सो
द डिफरेंस ये है कि वन ऑफ द थिंग्स लोगों को अवेयर होने की जरूरत है क्रिप्टोस के बारे में, कि यहाँ पे होल्डिंग पे भी सिक्योरिटी इश्यूज हुए हैं, काफी हैकिंग हुई है, इंक्लूडिंग एक्सचेंजेस ग्लोबली और इंडिया में भी फेल हुई है। सो वाइल मुझे क्रिप्टो समझ में नहीं आता, प्लीज मेक श्योर योर सेल्फ एजुकेटेड टू मेक श्योर जो आप ओन करते हैं वो कम से कम सेफ तो है, कोई उसे हैक नहीं कर सकता है, या किसी ऐसे अनरेगुलेटेड एक्सचेंज या प्रोवाइडर के पास नहीं है कि वो आपके सारे पैसे चले ही जाएं। उस पे अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके रमेश। हमारे पास समय समाप्त हुआ है, लेकिन डेफिनेटली सवाल ख़त्म नहीं हुए हैं, तो आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द और भी सवालों के साथ। लेकिन फिलहाल आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ निवेश के एबीसीडी में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें। उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा को सुनने के बाद आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए कई सारे ऐसे नुस्खे मिल गए हों, अगर बदलाव करने की ज़रूरत हो या अपने निवेश को कहीं और लगाने की ज़रूरत हो। उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपके काम आए। मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।